हेलो हाय। वेलकम टू रंस स्टडी सर्कल। कैसे हो बेटा आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट करवाया था टॉप। टॉप आपको पता ही है कि मैं टॉप आपको 200 क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। टॉप 200 क्वेश्चन जो मैथ्स का आपको एमसीक्यू करवाने वाला हूँ मैं इस चैनल पे। उस एमसीक्यू से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप इस पूरे को पढ़ के देखो। आपका जो भी मैथ्स में डाउट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एमसीक्यू के द्वारा आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे। बहुत सारी आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जहां से आप मैथ्स में काफी नंबर अपने कम कर सकते, मतलब काफी नंबर अपने बढ़ा सकते हो कम टाइम में। टाइम आप कम लेके काफी कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो वो सीखने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स, कुछ ऐसे मेथड जिससे आप कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे मैं सिखाऊंगा। आपको जैसे पता होगा, आपने अगर पार्ट वन देखा होगा तो पार्ट वन की वीडियो में मैंने काफी टाइम लिया था, आपको एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके समझाया था ताकि आपकी थोड़ी आदत बन जाए। क्योंकि हम लगभग 200 या 200 प्लस आप क्वेश्चन मान के चलो, मैं आपको यहाँ पे पेपर से पहले करवा दूंगा ताकि आप पेपर में जब बैठो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठो कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो ये जो 200 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका आज सेकंड पार्ट है। आज हम मैं पार्ट टू लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है, जिन्होंने देख रखा है उनके लिए ये पार्ट टू है। आप पार्ट टू देखो। आपको फर्स्ट पार्ट में आपको याद होगा मैंने 20 क्वेश्चन करवाए थे और साथ में 10 और क्वेश्चन करवाए थे, मतलब टोटल मैंने 30 क्वेश्चन आपको करवाए थे। टोटल 30 क्वेश्चन करवाए थे। आज की वीडियो में भी मेरा टारगेट रहेगा कि 30 से 40 क्वेश्चन आज की वीडियो में करवा दूं। ऐसे ही 5 से 6 पार्ट में आपको 200 से 200 प्लस क्वेश्चन में करवा दूंगा यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको मेरे साथ बने रहना है, चैनल के साथ बने रहो और मैथ्स का जितना भी आपको डर है वो सब मेरे ऊपर रहने दो। ठीक है, वो डर मैं निकाल दूंगा। आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरी बातों को लाइन बाय लाइन फॉलो करते हो तो। इसके अलावा अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो तो बेटा चैप्टर वाइज मैंने पिछले साल टॉप 15 क्वेश्चन करवा रखा है। वहां से जाके सिर्फ टॉप 15 क्वेश्चन बस नाम है इसका, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले 30 मिनट, पहले 40 मिनट मैंने उस चैप्टर को पूरा पढ़ाया है। तो वहां से आप चैप्टर को पढ़ सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो बिना देर किए हुए आते हैं आज की वीडियो में और देखते हैं आज का क्वेश्चन है क्या। आपको याद होगा लास्ट जो हमने क्वेश्चन करा था वो ये यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो क्वेश्चन यही था ना बेटा, 5 tan a इज इक्वल टू 3 था, cot a का वैल्यू पूछ रहा था। यहाँ से हमने tan a का वैल्यू निकाला था कि भैया 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा और tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो 5 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे। तो 10 का आंसर क्या हो जाता था, बी हो गया था। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं एक स्ट्रिंग है काइट का जो 50 मीटर लॉन्ग है। अच्छा, स्ट्रिंग किस शेप का होता है बेटा? स्ट्रिंग मतलब सॉरी, स्ट्रिंग का लेंथ कैसा होता है? स्ट्रिंग परपेंडिकुलर होता है या हाइपोटेनस के शेप का होता है? बेटा सीधा पतंग आप नहीं उड़ा सकते, पतंग हमेशा क्रॉस में उड़ता है। मतलब आप अगर यहाँ पे पकड़ के रखोगे धागे को और पतंग मान लो यहाँ पे है, ये पतंग है और नीचे से आपने धागे को पकड़ रखा है, तो ये हमेशा ऐसे तिरछा इंक्लाइंड शेप में होता है। तो इसका लेंथ कितना दे रखा है? 50 मीटर। बोल रहा है हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं भैया? 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड। ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है। आपसे बोला गया है काइट की हाइट निकालने के लिए ग्राउंड से। तो ये बेटा ग्राउंड है नीचे और ये काइट की आपको हाइट निकालनी है। मतलब अगर मैं इसका नाम दे दूं कि ए पॉइंट पे काइट है, बी पॉइंट पे आपने काइट को पकड़ रखा है धागे को और सी पॉइंट जो है ग्राउंड है, तो आपसे एसी का वैल्यू पूछ रहा है। कुछ मत करो, देखो दिया क्या हुआ है, हाइपोटेनस गिवन है, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस गिवन है, किसका रिलेशन लगेगा? साइन का। इसका रिलेशन लगेगा बेटा साइन का। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में किसका रिलेशन होता है? साइन का होता है। तो परपेंडिकुलर नहीं दे रखा, हाइपोटेनस दे रखा है, साइन का रिलेशन लगा दो। भाई साइन 60 कितना होता है? साइन 60 कितना होता है? साइन 60 को आप लिख सकते हो ए सी अपॉन में ए बी। ए बी को लिखो 50, साइन 60 की वैल्यू पुट करो। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ए सी हमें नहीं पता, ये हमें कितना पता है? 50। देखो 2 से कट करो, 2 से कट हो जाएगा 25। एसी का वैल्यू निकालोगे 25√3 आएगा। आप देखो कहीं पे 25√3 आपको दिख रहा है? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है 25√3 और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई? कोई दिक्कत, कोई डाउट कुछ भी नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये हटा लो क्या ऊपर से, है ना, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2a।
x/3 किसके बराबर है बेटा? 2a के बराबर है। अगर x/3 2a के बराबर है मेरे भाई, तो x जो होगा वो 6 sin a के बराबर होगा। जल्दी बताओ। ऐसे ही y जो होगा वो 6 cos a के बराबर होगा या नहीं होगा? अरे x/3 अगर 2 sin a के बराबर है तो ये 3 उधर की तरफ जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 3 टू 6 नहीं हो जाएगा? ये भी 3 टू 6 हो जाएगा। उन्होंने मेरे से क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट करो भाई। एक्स की वैल्यू कितनी है? 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। प्लस वाई की जगह पे वाई की वैल्यू पुट करो। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। कॉस ए है, कॉस ए का वैल्यू कितना होता है? कॉस स्क्वायर ए। दोनों में देखो, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन 36 है, 36 कॉमन निकाल लो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। आप जानते हो बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। तो आंसर कितना हो जाएगा? 36। क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, सबको समझ में आ रहा है? फटाफट बताओ। हाँ बेटा, अब तो ठीक है ना? पिछली वीडियो आपने देखा होगा, थोड़ी खांसी वगैरह आ रही थी आज ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया? सी कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है बेटा, फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं किया ना, पहले पार्ट 1 को करो, फिर पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। ठीक है? अगर आप 200 क्वेश्चन ही करके जाते हो ना पेपर में, वो कहीं से क्वेश्चन बना ले यार, जहां से मन करे एग्जामिनर क्वेश्चन बना ले, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है? पिछली वीडियो में आपको बोला था आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, लिमिटेड पढ़ना है। 15-20 दिन बेटा बहुत होते हैं। इस 15-20 दिन आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैथ्स में आपका निकलवा के दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, आपको ये ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो हो जाएगा। आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको ये तरीके सीखने पड़ेंगे जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को काफी कम टाइम में सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, 30 नंबर। उन्होंने बोला जो घंटे वाला जो सुई है उसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है। भाई घंटे की सुई की लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। और क्या दे रखा है? और दे रखा है कि 11:20 से 11:55 तक, 11:20 से 11, अब 2 नंबर का क्वेश्चन होता तो मैं फिगर ड्रॉ करके समझाता, लेकिन एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में आपको निकालना सीख रहा हूँ। आप देखो इनके बीच में मिनट में कितने का गैप है, तो आप बोलोगे भैया मिनट में ना 30 मिनट का गैप है। 30 या 35 मिनट का। कितने मिनट का गैप है भैया? 35 मिनट का गैप है। भाई 11:20 से लेके 11:55 जो होता है वो 35 मिनट का गैप होता है। अच्छा, एक घंटा, एक घंटे में जो आवर हैंड है वो कितना रोटेट करता है? तो आप बोलोगे एक घंटे में भैया आवर हैंड जो है वो आपका रोटेट करता है 30 डिग्री। कितना रोटेट करता है? 30 डिग्री। तो ये जो 35 मिनट है ना, इसको आप घंटे में चेंज कर लो, तो 30 डिग्री इंटू 35 ऑन में कितना हो जाएगा? 60। देखो मिनट को मैंने किस में किया? आवर में चेंज किया। एक घंटे में 30 डिग्री जाता है, तो 35 ऑन में 60 घंटे में कितना जाएगा? तो उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। उन्होंने मेरे से पूछा कि ये कितना एरिया कवर करेगा, कितना एरिया कवर करेगा? तो ये तो बेटा एंगल हो गया, ये तो एंगल हो गया ना। ये जो आपका सॉल्व करके आया ये कितना हो गया? एंगल। इसको आप डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे इसको? 360 से। इसको आप 360 से डिवाइड करो, इंटू लिखो पाई। पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। इंटू लिखो 6, इंटू लिखो 6। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ भाई ये देखो मैं बता ही देता हूं, ये है आपका। उन्होंने पूछा 11:55, 11:55 मतलब 12 बजने वाला होगा। यहां से लेके, भाई इतना बड़ा क्यों कैसे बन गया यार, यहीं तक ले लो, यहां से लेके यहां तक। ये पूछा जा रहा है कि इतने मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल हमने निकाला 30 डिग्री इंटू 35 ऑन में 60 से, 360 से डिवाइड किया क्योंकि सेक्टर है। तो भैया सेक्टर के लिए आप सेक्टर का फॉर्मूला क्या जानते हो? थीटा अपॉन में 360 जानते हो ना? तो सबसे पहले मैंने थीटा निकाला, तो मैंने ये पता किया कि कितने डिग्री का डिफरेंस है, कितने मिनट का डिफरेंस है, तो आपने बोला 35 का। मैंने पूछा घंटे में चेंज करूं तो कितना होगा, तो आपने बोला 35/60। मैंने पूछा एक घंटे में कितना डिग्री होता है, तो आपने बोला 30 डिग्री। तो भाई 35/60 घंटे में कितना होगा? 35/60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये थीटा आ गया। अपॉन में 360 फॉर्मूला होता ही है, पाई का पाई हो गया, आर आपका 6 × 6 हो गया। कुछ कटने पिटने वाला है? देखो 7 से 7 बच्चे 35 कट जाएगा। भाई 6 से 6, 6 मिलके इस 36 को निपटा देंगे। ये 30 इस 2 से मिटा देगा, और ये जो 2 है वो इस 50 इसको 11 में मिटा देगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा भैया 55। 55 आ गया, नीचे एक जीरो रह गया ना, तो 55 अपॉन में कितना हो गया भैया? 10। 55 अपॉन में 10 मतलब कितना हो गया? 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। क्लियर है भाई? समझ में आया? अरे जल्दी बताओ, समझ में आया? अब पेपर में आप थोड़ी घड़ी बनाओगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई, सीधा देखो कितने मिनट का गैप है, कितने मिनट का गैप है, उसको आवर में चेंज करो क्योंकि आवर हैंड की बात हो रही है, वो आपका थीटा होगा। एक एक घंटे में कितने डिग्री होता है? 30 डिग्री। 30 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका थीटा होगा। 360 से डिवाइड करो, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो।
इन द गिवन फिगर PQ एंड RS, PQ और RS दो परपेंडिकुलर डायमीटर है, ठीक है, हाँ, आर द परपेंडिकुलर डायमीटर सर्कल सिलेंडर रेडियस 14 है, रेडियस कितना दे रखा है भाई 14 दे रखा है, तो क्वेश्चन में कुछ रह थोड़ी गया है भाई, रेडियस 14 है, इसका मतलब ये 14 है, ये 14 है, अरे ओपी भी, ओपी जो है ओ सेंटर है ना, हाँ तो ओ सेंटर है तो ओपी जो है वो 14 है, ओक्यू भी कितना है भाई, ओपी जो है वो 14 है, तो ओक्यू भी कितना है 14 है भाई, ओएस भी कितना है 14 है, कुछ थोड़ी है, ये देखो ना ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आपको शेडेड रीजन निकालना है, एक शेडेड रीजन ऊपर वाला निकाल लो और उसमें से नीचे वाला माइनस कर देना, तो ऊपर वाले निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनस क्या करोगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल करोगे। अब देखो थीटा अपॉन में 360 तो भैया 90 थीटा है, 90 अपॉन में 360 इंटू पाई का वैल्यू 22 अपॉन में 7, रेडियस 14 इंटू 14 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जरा गौर से देखो ये जो ट्राइंगल है बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको नहीं बनते हुए दिख रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, भाई दोनों में 14 14 है, कॉमन निकालो, नहीं निकालना तो यहाँ पे कट कर दो, ये 4 आएगा, 7 से कट करोगे 2 आएगा, 2 से कट करोगे 2 आएगा, 2 से कट करोगे 11 आएगा, 2 से कट करोगे 7 आएगा। समझ में आया भाई, 14 में 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 होता है, 14 से 1 जा कितना होता है 98, 154 में से 98 माइनस कर दो भाई मेरे कुछ गलत हुआ है क्या भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 14 इंटू 14 हो गया, उन्होंने बोला ओ जो है वो PQ और RS, PQ और RS दो डायमीटर है, PQ भी डायमीटर है और RS भी डायमीटर है, PQ भी डायमीटर है RS भी डायमीटर है, तो 14 होगा, तो ये 14 14 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए यहाँ पे भाई, RS डायमीटर है तो 28 है, तो ये ठीक तो है। तो एरिया ऑफ हमसे शेडेड रीजन पूछा गया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा क्या, अच्छा उन्होंने दो का पूछा है ना, तो पहले एक का तो निकाल ले भाई, 14 में से 8 गया 6 आएगा, और 14 में से 8 गया 6 आएगा, और ये 14 में से 5 गया, देखो अब एक का हमने निकाला ना, ये तो 56 एक का आया है भाई, एक सेक्टर का एरिया है ना, एक शेडेड रीजन का एरिया है, आपको कितने शेडेड रीजन दिए गए हैं, दो, एक ऊपर और एक नीचे, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब 56 दूनी नहीं भी आता है ना, तो देखो 6 2 या कितना होता है 12, लास्ट में 2 एक ही के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्लियर है भाई, समझ में आया ये यहीं से निकल सकता था, यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल देते 2 से लेके, चलो वह तू हट जा भाई, क्या कर रहा है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप समझ रहे हो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही सीखते रहो बस। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अ बैग कंटेन कार्ड नंबर फ्रॉम 1 से 25, 1 से 25 तक एक बैग में कार्ड है, ठीक है जी, 1 से 25 तक कार्ड है, एक कार्ड निकाला जाता है, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन दिस कार्ड इज डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3, एक बात बताओ 2 और 3 से जो नंबर दो से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, भाई कोई नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो बेटा वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, मतलब 6 का टेबल पढ़ दो, 6 12 18 और 24, क्योंकि 25 से बड़ा नंबर नहीं है लिखा हुआ, तो यही चारों नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होंगे और 3 से भी डिवाइड होंगे, तो कितने नंबर है टोटल 4, कितने नंबर है 4, ऊपर ऑप्शन में 4 किसके पास है ये वाला, तो यही आपका आंसर होगा 4 अपॉन में 25। क्लियर है भाई, ये कोई डाउट थोड़ी है, आसान क्वेश्चन था ना, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, अब क्या आप 1 से लेके 25 तक आप नंबर लिखोगे, एक एक करके डिवाइड करोगे, ना ना बिल्कुल नहीं, डिविजिबिलिटी नियम आपको याद होना चाहिए जो अपने बच्चों ने पढ़ा था कि 2 और 3 से कोई नंबर डिवाइड होगा तो मेरे भाई 6 से वो नंबर डिवाइड होगा ही होगा। द मीडियन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर, भाई 8 प्राइम नंबर, पहले प्राइम नंबर लिखो, कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 5 7 9 नहीं, 11 13 17 और 19, 2 2 4 2 6 2 8, 8 प्राइम नंबर है, इनका आपको मीडियन निकालना है, क्या निकालना है मीडियन। अच्छा मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला पता है क्या होता है, मीडियन निकालने के लिए आप टर्म काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने टर्म है भाई 8 टर्म है, तो मीडियन निकालने का आज आप फॉर्मूला मेरे से याद कर लो जो मैं बता रहा हूं, अगर अगर टर्म इवन आए, क्या है ऑड भी आएगा आगे क्वेश्चन में तो ऑड भी बता दूंगा, अगर टर्म इवन आए, अगर टर्म इवन है तो भैया इवन नंबर का n/2 टर्म ले लो, n/2 टर्म ले लो, प्लस n अपॉन में 2 प्लस 1th टर्म ले लो और दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, कहने का मतलब ये है
कि भैया इसमें 8 टर्म है, तो 8 को 2 से डिवाइड करो तो चौथा टर्म 1 2 3 4। भाई 8 n की जगह पे 8 पुट करो क्योंकि 8 टोटल टर्म है। भाई काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अपॉन में 2 कितना हो गया, फोर्थ टर्म। तो इसका चौथा टर्म है कितना, 7। तो यहाँ पे लिखो 7 प्लस चौथा और एक, चौथा और एक कितना होता है, पांचवा। पांचवा टर्म कितना है इसका, 11, और उसको 2 से डिवाइड कर दो। 11 प्लस 7 कितना होता है, 18 अपॉन में 2, आंसर कितना हो गया, 9। यही आपका आंसर है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? तो मीडियन का आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। एक नया फॉर्मूला आपने मीडियन का पढ़ा होगा आपने इसके पहले, नहीं भी पढ़ा तो अब याद कर लो कि भैया अगर इवन टर्म है तो n बाई 2th टर्म होता है प्लस n अपॉन में 2 प्लस 1th टर्म होता है। पहले उसका आधा कर लो, फिर उसके आधा वाला जो टर्म है उसको लिख लो, फिर उसके आधे से एक ज्यादा वाले टर्म को लिख लो और दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। चलो, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड अ कोन इज रेशियो दे रखा है। रेशियो में क्वेश्चन है और रेशियो ही निकालना है। भाई रेशियो में क्वेश्चन है, रेशियो निकालना है, कुछ मत करो। सिलेंडर और कोन का रेशियो पूछ रखा है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है, अरे यही होता है ना। अब बताओ, ये पाई पाई तो फालतू है, भैया पाई पाई को काट दो। पहले किसका दे रखा है, सिलेंडर का रेडियस। भाई सिलेंडर का रेडियस कितना दे रखा है, 3। 3 का स्क्वायर करोगे 9। सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है, 2। 2 लिख दो अपॉन में ये जो 3 है वो डिवाइड में है, ऊपर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। नीचे रेशियो लिखो जरा, आर का स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है भैया, कोन का रेडियस कितना है, 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। कोन का हाइट कितना है, 3। कोन का हाइट लिख दो 3। समझ में आया? ये सिलेंडर है और ये कोन है। दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया, पाई से पाई कट गया, वॉल्यूम पुट कर रहा हूँ। 3 3 कट गया, 2 से 2 8 जा 16 कट गया। आंसर कितना हो गया बेटा, 9:8। आंसर कितना हो गया ब्रो, 9:8। 8:9 में टिक करके आ जाना, क्या होगा, 9:8। क्यों? क्योंकि पहले सिलेंडर है फिर कोन है, तो ऊपर सिलेंडर नीचे कोन, ऊपर सिलेंडर नीचे कोन। समझ में आ गया भाई? अरे समझ में आ गया। रेशियो में दे रखा था तो रेशियो में ही तो खेलना था, तो क्यों एक्स और वाई में रिलेट करने जाए, आसानी से निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ तो आ ही रहा होगा आपको, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो समझा नहीं रहा। भाई क्वेश्चन क्या बोल रखा है, मोड और मीडियन का रेशियो दे रखा है 24। मोड और मीडियन का डिफरेंस दे रखा है 24। भाई मोड को एम मान लो, मीडियन को आप एम ई डी मान लो। मोड में से मीडियन गया तो 24 दे रखा है। आपसे मीडियन में से मीन का डिफरेंस पूछ रहा है। आप एक फॉर्मूला जानते हो, अगर नहीं जानते तो आज याद कर लो कि भैया जो मोड होता है ना वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है। अब क्वेश्चन में देखो आपसे मीडियन और मीन पूछ रहा है, इसका मतलब मोड तो आपसे पूछ ही नहीं रहा। भाई मीडियन और मीन ही तो पूछ रहा है, रिलेशन आपसे किसके बीच में पूछ रहा है, मीडियन मीन के बीच में। तो मोड नहीं पूछ रहा, तो आप एक काम करो, जो आपको दिया हुआ था ना उसमें से मोड का वैल्यू निकाल लो। तो आप बोलोगे भैया मोड का वैल्यू हो जाएगा 24 प्लस मीडियन। क्या हो जाएगा, अब ये देखो माइनस मीडियन उधर जाएगा तो बेटा प्लस मीडियन होगा ना। तो मोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 प्लस मीडियन। अब ये जो मोड की जो वैल्यू है ना 24 प्लस मीडियन, इसको इसमें पुट कर दो। अब जब इसको पुट करोगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस मीडियन इज इक्वल टू भाई 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो जाएगा। अब ये मीडियन को जरा इधर लेके आओ, तो भैया एक मीडियन है, 3 मीडियन पहले से ही है, तो 3 में से एक गया तो कितना बचेगा, 2 मीडियन माइनस कितना बचेगा, 2 मीन इज इक्वल टू कितना बचेगा, 24। मन ही मन में इसमें से वो निकाल लो, कॉमन निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू कितना हो गया, 24। देख बेटा 2 से ये कट गया 12। आपसे पूछा क्या गया था, डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन। डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन कितना आ गया बेटा, 12। और यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है भाई? जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया? भाई मीडियन और मोड और मीडियन का डिफरेंस दे रखा था और मीडियन और मीन का डिफरेंस निकालना था, तो जो हमें निकालना है उसमें तो मोड दिया ही नहीं, तो हमने पहले वाले इक्वेशन से मोड निकाल लिया और मोड निकाल के दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, और कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी करा है। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड 12 फ्रॉम ऑरिजिन इज 13। बेटा ऑरिजिन जो होता है ना वो 0 0 होता है, तो ऑरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना हो तो मेरी बात आज ध्यान से रख लो,
ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालो ना किसी भी पॉइंट का, तो उन्हीं दोनों पॉइंट का स्क्वायर करके जोड़ दो, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जोड़ दो। आपको याद ही होगा यार 5 12 13 का रिलेशन होता है, तो इसको करोगे तो 13 आएगा। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, असर्शन सही है। बोल रहे क्या ये जो आप 13 निकाले हो आंसर, क्या इसी फॉर्मूले से निकाला है? जी हाँ बिल्कुल, आप इसी फॉर्मूले का तो यूज किया। देखो ये 5 है, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। भाई ये 5 है, 5 में से 0 जाएगा, x1 में से x2 गया और y1 में से y2 गया। तो बात तो यही आने है ना। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि उसी फॉर्मूले से तो आपने निकाला ना भाई। असर्शन का जो आंसर आया है वो उसी फॉर्मूले से निकाला है, कोई अलग से आपने फॉर्मूला थोड़ी ड्राइव करा है उसको निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन है, 3 इज अ रेशनल नंबर। 3 रेशनल नंबर है। जी हाँ बिल्कुल है। कोई डाउट है किसी को? नहीं है, मुझे तो नहीं है भाई। 3 रेशनल नंबर है, ठीक है भाई। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल है। स्क्वायर रूट पॉजिटिव का इरेशनल होता है भैया। एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं 25, उन्होंने बोला 25 का स्क्वायर रूट करो तो क्या इरेशनल नंबर आएगा? कैसे आएगा भाई? रूट अंडर आप 11 का स्क्वायर करोगे तो ये इरेशनल है, क्योंकि 11 का स्क्वायर नहीं निकलेगा। 11 भी पॉजिटिव नंबर है, 25 भी पॉजिटिव है ना बेटा, तो 25 का तो रूट निकल गया 5, तो ये तो रेशनल बन गया। उन्होंने बोला ऑल पॉजिटिव, नहीं नहीं, ऑल पॉजिटिव नहीं, कुछ पॉजिटिव इरेशनल हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव के स्क्वायर रूट इरेशनल हो सकते हैं, ऑल पॉजिटिव के नहीं होंगे। इसका मतलब असर्शन सही है और रीजन जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है भाई? जल्दी बताओ, फिर नेक्स्ट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर में बढ़ते हैं। टोटल आपके 200 से ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे होने हैं। ये 200 क्वेश्चन आप करके चले जाओ, यकीन मानो पेपर में आपको कोई डाउट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपका स्पीड धीरे धीरे, दूसरा प्रैक्टिस सेट है, पहले से आपने देखा होगा थोड़ा, आज हम फास्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लास्ट तक जाओगे आप खुद ही करना सीख जाओगे और बहुत फास्ट करोगे, आप यकीन मानो, ठीक है। कुछ फॉर्मूले बेटा आपको याद होने चाहिए जैसे कि ट्रिगो, आपको देखो ट्रिगो का आपको एंगल, ट्रिगोनोमेट्री का एंगल सारे आपको दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं याद हो रहा है तो आप ट्रिगोनोमेट्री का मेरा वीडियो देख लो, पार्ट 1 जो मैंने पढ़ाया है टॉप 15 क्वेश्चन से, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, एंगल मैंने याद करवाया है। दूसरा आपको बेटा, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट रटा होना चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये आपको रटा होना चाहिए, और ये भी मैंने ट्रिगोनोमेट्री में ही बताया, वहां पे आप वीडियो में देख सकते हो। तीसरा आपको ये पता होना चाहिए, जो मैंने कल की पार्ट 1 में बताया था कि डी का वैल्यू 0 आ जाए तो क्या होता है, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, डी का वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए तीनों केस। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के इक्वल है और c1 अपॉन में c2 के इक्वल है तो क्या होना चाहिए, तो कोइंसिडेंट लाइन होता है। अगर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के इक्वल नहीं है तो उस केस में आपका जो लाइन होता है वो यूनिक होता है, हम c1 को देखते भी नहीं है। और यहाँ पे सॉल्यूशन कितने होते हैं भैया, सॉरी यूनिक लाइन नहीं होता, यूनिक तो सॉल्यूशन होता है ना बेटा, लाइन इंटरसेक्टिंग होता है, मतलब एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के इक्वल है लेकिन c1 अपॉन में c2 के इक्वल नहीं है, तो भैया वो जो होता है वहां पे आपके नो सॉल्यूशन होते हैं, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे भैया सॉल्यूशन? क्योंकि लाइन जो होता है वो आपका कैसा होता है, पैरेलल लाइन होता है, ये आपको याद होगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे आते जाएंगे और भी चीजें आपको रिवाइज करवाते जाऊंगा, आपको याद आते चला जाएगा। चलो ये देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना। बोल रहा है द एलसीएम ऑफ 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 का एलसीएम पूछ रहा है। बेटा एलसीएम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, जो बड़ा वाला जो पावर वाला है उसको लिख दो। तो 2 का पावर 3 बड़ा है और 3 का पावर 3 बड़ा है, तो एलसीएम यही होगा, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 होगा, ये एलसीएम होता है। अगर मेरे से एचसीएफ पूछता इन दोनों का तो भैया इसका एचसीएफ छोटा वाला पावर हो जाता, मतलब 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, ये आपका एचसीएफ होता। समझ में आया? तो एलसीएम का मतलब बड़ा पावर, एचसीएफ का मतलब छोटा पावर। एलसीएम का मतलब बड़ा पावर, एचसीएफ का मतलब मेरे भाई छोटा पावर। एलसीएम का मतलब बड़ा पावर, एचसीएफ का मतलब छोटा पावर। एलसीएम का मतलब बड़ा पावर और एचसीएफ का मतलब छोटा पावर। एलसीएम का मतलब बड़ा पावर, एचसीएफ का मतलब छोटा पावर। अरे समझ आ रहा होगा तुम्हें, कोई दिक्कत थोड़ी है, लोड नहीं लेने बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। भाई 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, अपने मन से कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो। भाई 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का आपसे एचसीएफ पूछा जाता है। जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 6 और एक नंबर ले लिया 7, तो 6 और 7 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो भैया 1 होगा आंसर।
आप किसी का भी निकाल लो, कोई भी कंसेक्यूटिव निकाल लो, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होने चाहिए। आज जैसे 24 और 25 ले लो भाई, इनके बीच में कुछ कॉमन है? नहीं है, 1 के अलावा, तो एचसीएफ 1 ही होगा। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर का एचसीएफ कितना होता है? 1। ये सब तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसी क्वेश्चन में आप गलती करते हो पेपर में। अब उन्होंने देखो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहे हैं इसका जीरोज अल्फा बीटा है। बच्चे क्या करते हैं, पहले इसके जीरोज निकालेंगे मिडिल टर्म से, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन पे जाओ, देखो क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा याद है, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा, बेटा वैल्यू निकालना है। आप इनका एलसीएम ले लो, तो ये अल्फा इंटू बीटा आएगा, ऊपर चला जाएगा बीटा प्लस अल्फा। आप जानते हो बेटा, बीटा प्लस अल्फा जो होता है वो माइनस बी अपॉन में ए होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी अपॉन में। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी अपॉन में ए। ए से ए कट जाएगा, आंसर कितना आ गया बेटा आपका? माइनस बी अपॉन में सी। जिन बच्चों को याद होगा, मैंने ये बताया था कि भैया अगर 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा है तो इसका वैल्यू माइनस बी अपॉन में सी होता है। जिनको याद नहीं है वो पेपर में इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब वैल्यू देखो, माइनस बी अपॉन में सी, तो माइनस बी भैया, तो 3 जो है वो माइनस में होगा, 3 माइनस में होगा, 3 माइनस में इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में तो नहीं है, तो ऊपर 3 इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। उन्होंने बोला नीचे 7 होना चाहिए, तो नीचे 7 होना चाहिए। देखो मैं पुट कर देता हूं, माइनस और बी का वैल्यू 3 है, अपॉन में सी का वैल्यू बेटा -7 है। माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 3 अपॉन में 7, और यही आपका आंसर है। क्लियर है भाई? तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आपको रूट निकालने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अगर आप रूट निकालने जाओगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आंसर आपका नहीं निकलेगा, अरे आप निकाल लोगे आंसर, है ना, इतने तो हो आपके पास दिमाग है, लेकिन बेटा टाइम आप कंज्यूम कर जाओगे। और पेपर में मार्क्स उसी के अच्छे आते हैं जो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर पाता है। नहीं तो अगर अपने टाइम ले लोगे तो फिर कहाँ, फिर तो आप बैठे रहो फिर। उन्होंने बोला द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 0, 1 और -2। भाई 1 और -2 किसी पॉलिनोमियल का 0 होना चाहिए। 1 और -2 किसी पॉलिनोमियल का क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल है? ऐसे कितने पॉलिनोमियल है? तो भैया जीरोज 1 और -2 इनफाइनाइट नंबर के हो सकते हैं। इनफाइनाइट पॉलिनोमियल ऐसे हैं जिनकी आप वैल्यू निकालोगे तो उसके वैल्यू जो होंगे वो 1 भी हो सकते हैं और -2 भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है और -2 हो सकता है। ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होते हैं। तो अगर इनफाइनाइट ऑप्शन में होता तो इनफाइनाइट टिक करते, नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 3, इसका मतलब 3 से ज्यादा होंगे। 3 से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। 3 से क्या होंगे? ज्यादा होंगे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक्स टेक्स 3 आवर मोर देन वाई टू वॉक 30 किलोमीटर। एक्स जो है वो एक्स टेक्स 3 आवर मोर देन वाई टू वॉक 30 किलोमीटर। एक्स जो है वो 3 घंटे ज्यादा लेता है वाई से 30 किलोमीटर चलने के लिए। भाई 30 किलोमीटर चलने के लिए एक्स जो है एक्स जो है वो 3 घंटे ज्यादा लेता है वाई से 30 किलोमीटर चलने के लिए। अगर एक्स ने अपने स्पीड को डबल कर दिया, मतलब अपने स्पीड को बढ़ा दिया, तो वो वाई से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाएगा। क्या बोला? एक्स जो है वो 3 घंटे ज्यादा लेता है वाई से, ठीक है, वाई की स्पीड कितना है? सर 30 किलोमीटर जाने के लिए 3 घंटे ज्यादा लेता है, एक्स अपने स्पीड को बढ़ा देता है। अच्छा आपको ये ट्रिक से सिखाऊं मैं। आप मान लो कि एक्स जो है ना, एक्स जो है वो ए की स्पीड से चल रहा है और वाई जो है वो बी की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो एक्स कितना टाइम लेगा? तो आपने बोला कि भैया एक्स लेगा 30 अपॉन में ए टाइम और वाई को लेना चाहिए 30 अपॉन में बी टाइम। उन्होंने बोला उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने बोला कि एक्स जो है वो 3 घंटे ज्यादा लेता है वाई से। एक्स जो है वो 3 घंटे ज्यादा लेता है वाई से, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि जो 30 अपॉन में ए है वो इक्वल होगा 30 अपॉन में बी प्लस 3 के। मतलब ये एक्स की स्पीड है और ये वाई की स्पीड, सॉरी एक्स का टाइम है और ये वाई का टाइम है। तो उन्होंने बोला एक्स जो है वो वाई से 3 घंटे ज्यादा लेता है, तो वाई के टाइम में 3 से प्लस कर दो तो एक्स का टाइम आ जाएगा। ये ए मैंने क्या माना है बेटा? ए मैंने आपका स्पीड माना था। बी क्या माना था? बी आपका स्पीड माना था। ये किसकी वैल्यू है? ये टी की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? ये टी की वैल्यू है, ठीक है। 30 अपॉन में बी। अब यहां से जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा भाई? एलसीएम लोगे इसका, तो एलसीएम लोगे तो ए और बी आ जाएगा।
भाई इसका एलसीएम ए बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए बी, ऊपर से 30 अगर आप कॉमन भी निकाल लेते हो तो भैया बी माइनस ए इज इक्वल टू 3/30 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? भाई यहाँ से 30 कॉमन निकाल लो, 30 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 3 से काटोगे 10 आ जाएगा। मतलब आपका इक्वेशन क्या बन गया? आपका इक्वेशन बन गया बी माइनस ए 10 इज इक्वल टू ए बी, यही इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है? एक्स अपने पेस को डबल कर लेता है। पहले एक्स का पेस क्या था, स्पीड कितना था ए, अब स्पीड कितना हो गया 2a, तो y से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाता है, y से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाता है, y से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर x ने अपनी स्पीड बढ़ा ली तो x अब 30 किलोमीटर को 2a में कवर करेगा, तो इतना टाइम लेगा वो। भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम होता है। उन्होंने बोला अगर x अपनी स्पीड का डबल कर ले तो बेटा वो y से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो y से 1.5 घंटे पहले, तो y की जो स्पीड है, y की स्पीड कितना है 30/b, उससे 1.5 घंटे पहले पहुंच जाता है। 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है 3/2। समझ में आया आपको? भाई x का जो स्पीड है वो y के स्पीड से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाता है, ये आपको समझ में आया? x जो है अगर अपने स्पीड को डबल कर लेता है तो x कुछ मान लो टाइम लेगा, तो x कम टाइम लेगा ना, तो कितना कम टाइम लेगा? जितना y ले रहा है उससे 1.5 घंटे कम। भाई y से 1.5 घंटा कम जल्दी पहुंचने का मतलब क्या है कि y से 1.5 घंटा जब पहले पहुंच जा रहा है, तो अगर y अगर 5 घंटे ले रहा है तो एक 3.5 घंटे में पहुंच जा रहा है। 3.5 1.5 घंटे को हम क्या लिखते हैं 3/2 ही तो लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करो जरा, इसको आप सॉल्व करोगे तो इधर की तरफ लाओगे तो ये फिर से वही 30 कॉमन निकालोगे, एलसीएम लोगे तो 2ab आएगा, ऊपर आएगा b माइनस 2a इज इक्वल टू आएगा -3/2। मेरा कहने का बड़ा सिंपल सा मतलब है, मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि बेटा ये 2 जो है वो इस 2 को निपटा देगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझने की थोड़ी सी कोशिश करो। ये जो 3 है वो इस 3 को निपटा देगा 10 बार में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहां से 10 इंटू जो b माइनस 2a है ना, वो आपका माइनस ए बी के बराबर है। किसके बराबर है? माइनस ए बी के बराबर है। अच्छा ए बी का वैल्यू ऊपर क्या है? अगर मैं इस ए बी के वैल्यू को यहां पुट कर दूं, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं, अगर मैं इस ए बी के वैल्यू को यहाँ पे पुट करूं तो बेटा ए बी का वैल्यू आपको दिख रहा है? नहीं, हाँ आप दिख रहा होगा। ए बी का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करूं तो ये हो जाएगा 10 बी माइनस 20a इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा बेटा? यहाँ से कितना आएगा? अगर ए बी की वैल्यू पुट करूं तो -10 इंटू बी माइनस ए आएगा, क्योंकि माइनस पहले से ही है तो ये माइनस यहाँ पे आ गया। अब इसको सॉल्व करो जरा, तो ये हो जाएगा 10b माइनस 20a इज इक्वल टू -10b -10b प्लस 10a। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करो जरा, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30a। भाई 3 और 2, 3 और 2, तो ए और बी कितना आ गया भैया? ए और बी, ए कितना आ गया, कितना आ गया 3a इज इक्वल टू 2b आ गया। 3a इज इक्वल टू कितना आ गया 2b, तो a इज इक्वल टू 2b अपॉन में 3 आ गया। a इज इक्वल टू कितना आ गया 2b अपॉन में 3। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 10b माइनस 10 इंटू 2b अपॉन में 3 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 2b अपॉन में 3 इंटू बी। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई? इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 1, 3 आएगा, ये हो जाएगा 30b माइनस 20b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2b² अपॉन में 3। भाई 3 से 3 कट गया, 3 से 3 क्या हो गया कट गया, 30 में से 20 गया 10b आ गया, 10b इज इक्वल टू कितना हो गया 2b²। अरे 10b इज इक्वल टू कितना हो गया देखो ना, सही है ना? तो ये 10 से काटा तो 30b आ गया, 30b भाई 30b माइनस 30b माइनस 10 टू जा कितना है 20, ए की जगह पे 2b अपॉन में 3 पुट करा, भाई ए की जगह पे 3a इज इक्वल टू 2b आया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पे? माइनस 10b प्लस 10a b माइनस ए ही आएगा, सॉरी b माइनस 2a था ना, तो 10b माइनस 20a हो गया, 10b माइनस
10b माइनस 10a हो गया, 10b माइनस 10a, तो प्लस 10a हो गया, तो 10b 20b और 10a और प्लस माइनस उधर गया प्लस, तो 30a, तो 20 से 10 दूना 20, 10 से 30, 2b इज इक्वल टू 3 आ गया, तो a इज इक्वल टू 2b अपॉन में 3 आ गया। अगर यहाँ पे पुट करेंगे a इज इक्वल टू 2b अपॉन में 3, तो b स्क्वायर आ जाएगा, 2 अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, इधर करेंगे पुट, तो 10b माइनस 10 इंटू ए की जगह पे 2b अपॉन में 3 पुट कर दिया, 20b अपॉन में 3 हुआ, 30b माइनस 20b, 10b इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो भैया ये जो है 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, एक b से एक b कट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। b का वैल्यू कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछा गया था, अरे आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, एक सेकेंड, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था भाई, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, हाँ? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू क्वेश्चन में पूछा गया था बेटा, क्वेश्चन में आपसे एक्स की वैल्यू पूछा गया था, एक्स की वैल्यू आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, आपने निकाल ली वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पूछा गया था ना, इसका मतलब ए का वैल्यू पूछा गया था, तो बी का वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये बहुत लंबा नहीं बन गया, तो ए इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 5 अपॉन में 3, तो ए का वैल्यू हो गया बेटा 10 अपॉन में 3। क्या 10 अपॉन में 3 कहीं पे आंसर है, क्या 10 अपॉन में 3 कहीं पे आंसर है, जी हाँ ये आंसर है, और यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है, यही आपका क्या है भैया करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये पूरा मेथड से हमने सॉल्व करा है, वैसे ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता था, बट आप इसी मेथड से करना, ठीक है, एक्सप्लेन करके करना, आपके लिए ये बेहतर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उन्होंने बोला इनकंसिस्टेंट है, कल ही आपको बताया था इनकंसिस्टेंट का मतलब दिस अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस और दिस अपॉन में दिस के बराबर होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि 3 अपॉन में जो 2k-2 है वो इक्वल होगा 1 अपॉन में k-1 को। ठीक है, आगे भी इक्वल होगा, बट हम यहीं से सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, अभी बताया था ना a1 अपॉन में a2 इक्वल होगा b1 अपॉन में b2 के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3k-3 जो होगा वो 2k-2 के बराबर होगा, 3 में से 2k गया तो k आएगा, -2 और -3 उधर जाएगा तो +3 होगा, तो -2 + 3 कितना होता है बेटा 1, तो k का वैल्यू कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो जब भी इनकंसिस्टेंट की बात करें समझ जाना, a1 अपॉन में जो a2 होगा, a1 अपॉन में जो a2 होगा वो इक्वल होगा b1 अपॉन में b2 के, और वो इक्वल होगा c1 अपॉन में c2 के। क्लियर है भाई, आप a1 अपॉन में a2 c1 अपॉन में c2 के इक्वल भी लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आता। उन्होंने मेरे से इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमने कल निकाला था, नहीं ये नहीं था। उन्होंने मेरे से इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट पूछने का मतलब ये है कि आप सबको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, कल बताया था शायद ये वाला क्वेश्चन है ना, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर आया था, कल बता दिया था ये 2a माइनस बी का होल स्क्वायर आया था। एक मिनट, ये थोड़ी है 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मेरे को आंसर याद है, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। चलो, कोई तुक बनता नहीं है सॉल्व करने का, क्योंकि कल ही पढ़ा था। इन्होंने बोला पार्ट 1 में आपको बता दिया था, आप वहां से पार्ट 1 अगर देखोगे तो आपको याद रहेगा क्वेश्चन कि यही होता है आंसर, पेपर में भी आएगा तो आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो, बाकी कैसे करना है वो तो आपको बताया ही है मैंने। उन्होंने बोला इसके इक्वल रूट है, इक्वल रूट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बेटा 5 का स्क्वायर करो 25 माइनस 4 इंटू ए की जगह पे कितना है 1, इंटू सी की जगह पे कितना है 16। भाई समझो ना यहाँ पे, भाई 25 और k का स्क्वायर कितना होगा k स्क्वायर, ये तो हम भूल गए, इज इक्वल टू कितना होता है 0, भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है ना, तो 25 जो k स्क्वायर है वो इक्वल है 16 4 जा कितना होता है 64 के, तो -64 उधर जाएगा +64 होगा, तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 64 अपॉन में 25, स्क्वायर उधर जाएगा रूट लग जाएगा, यहां से स्क्वायर हट जाएगा, 64 किसका रूट होता है 8 का, ये किसका रूट होता है 5 का, तो एक +-8 होगा, +-8 अपॉन में 5, क्योंकि रूट के अंदर से जब कोई भी नंबर बाहर निकलता है तो वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि +8 को भी गुना करोगे तो 64 आएगा 2 बार, -8 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 ही आएगा। ठीक है जी, चलो
तो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे। बोल रहा है कौन एपी में नहीं है ना, कौन एपी में नहीं है। भाई ये एपी में आपको दिख रहा है, आप बताओ मुझे, ये एपी में आपको दिख रहा है, दिखने को तो ये एपी में नहीं दिख रहा होगा, बट मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ कि ये एपी में दिख रहा है नहीं दिख रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए आप ले लो यहाँ पे 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73। मुझे ये दिख गया था कि इन सब के बीच में बेटा गैप बराबर है। आप गैप देख लो, सबके बीच में बराबर है। भाई 25 में से एक गया 24, 49 में से 25 गया 24, 73 में से 49 गया 24, तो 9 का क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। मैं बाकी देखूंगा भी नहीं। ये देखो ये मल्टीपल है तो ये एपी में नहीं है। ये स्क्वायर है, ये भी एपी में नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा गैप है। ये देखो √3 है, √6 है, रूट के अंदर तो मल्टीपल है ये, तो ये भी एपी में नहीं होगा। उन्होंने पूछा द सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू के टाइम द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। मतलब कहने का मतलब ये, आपको याद है सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन। नहीं याद है, लिख लो। सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा एन स्क्वायर। वो कहना क्या चाहते हैं कि एन इंटू जो एन प्लस वन है वो इक्वल है एन स्क्वायर के। अगर n इंटू एन प्लस वन जो है वो एन स्क्वायर के इक्वल है तो बेटा एक एन को निपटा देगा। उन्होंने मेरे से क्या पूछा है, k की वैल्यू पूछी है। उन्होंने बोला है k टाइम द, तो यहाँ पे k है तो kn है, तो n प्लस वन जो है वो kn के बराबर है। तो अगर यहां से आप देखोगे ना तो ये 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, kn माइनस एन। यहां से वैल्यू अगर n कॉमन निकालोगे, n कॉमन निकालोगे तो ये k माइनस वन आएगा इज इक्वल टू कितना आएगा 1। देखो जरा ध्यान से, हमें किसका वैल्यू निकालना था, हमें k का वैल्यू निकालना था ना, तो हमें k का वैल्यू निकालना था, हम n का वैल्यू निकाल रहे हैं। इसको यहां से इरेज कर लो और k का वैल्यू निकाल लो, तो एक लाइन में ही आ जाता है यहीं पे आंसर। भाई k का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू कितना होगा, अब एक काम कर लो ना, k इज इक्वल टू एक सेकेंड मार्कर, हाँ ठीक है, k का वैल्यू निकालना है ना, तो k का वैल्यू निकालने के लिए n को इधर भेज दो। भाई k का वैल्यू निकालना है तो n को इधर भेज दो, तो n डिवाइड में आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा n प्लस वन अपॉन में n। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, एक करेक्ट है। इजी क्वेश्चन था। भाई सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर ऑड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। उन्होंने बोला कि इवन जो नंबर का सम है वो ऑड नंबर के सम के k टाइम्स के बराबर है, तो ऑड नंबर पे k से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी k की वैल्यू पूछी और कुछ थोड़ी पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर इसमें आते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करेंगे फटाफट। टू राइट एंगल ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलर। भाई दो राइट एंगल ट्राइंगल ऑलवेज सिमिलर होते हैं, बताइए तो। दो राइट एंगल ट्राइंगल क्या ऑलवेज सिमिलर होते हैं। अबे राइट एंगल ट्राइंगल है तो देखने में तो एक ही होगा, एक ही जैसा होगा, तो सिमिलर तो होगा ही। भाई सिमिलर का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, सिमिलर का मतलब क्या होता है, दिखने में एक जैसा हो, है उसको सिमिलर बोलते हैं, दिखने में एक जैसा उसको सिमिलर बोलते हैं। नहीं मेरे भाई, कम से कम दो एंगल बराबर होने चाहिए, कम से कम दो एंगल बराबर होने चाहिए। उन्होंने बोला राइट एंगल ट्रायंगल, तो भैया ये तो फिक्स हो गया कि एक इसका भी 90 होगा और दूसरे वाले का भी 90 होगा, लेकिन दूसरे एंगल का क्या, दूसरा एंगल मान लो एक का 60 है, एक का 30 है, एक का मान लो 45 है, तब क्या करोगे, अरे फिर क्या करोगे, फिर तो इक्वल नहीं होगा ना, फिर तो सिमिलर नहीं होगा। तो दो एंगल इक्वल होने चाहिए, तो एसर्शन ही गलत है। एसर्शन गलत एक ही ऑप्शन में है, रीजन को हम पढ़ेंगे भी नहीं। एसर्शन गलत है, रीजन तो सही है, क्यों पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता ही है। क्लियर है, जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है, फटाफट चलो। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एबीसीडी के पैरेलल है, ठीक है जी। AB इज इक्वल टू 5 दे रखा है, CD इज इक्वल टू 2 दे रखा है, OB इज इक्वल टू 3 दे रखा है। आप में से कितने बच्चे इसको कर लेंगे भाई, ओसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कितने लोग कर लेंगे भाई, ओसी का वैल्यू पूछ रहा है। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्या ABO, क्या ABO DCO के सिमिलर है, मुझे आप इतना बता दो, बाकी बात खत्म। जल्दी बताओ, क्या ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। अगर सिमिलर होगा तो भैया सिमिलरिटी में हम रेशियो लगा देंगे और आंसर आ जाएगा, अगर सिमिलर नहीं होगा तो फिर कुछ और देखेंगे। एक तो बेटा ये देख कि ये वाला एंगल ये वाला एंगल दोनों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट, आप बोलोगे बिल्कुल। दूसरा, अगर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है और एडी अगर ट्रांसवर्सल है मेरे भाई, तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल है, इसका मतलब वो ट्रायंगल सिमिलर होता है। अगर ट्रायंगुलर सिमिलर है तो आपको देखते ही पता हो जाना चाहिए कि ए बी ओ जो होगा वो सिमिलर होगा भैया ट्रायंगल डीसीओ के। आपको प्रूफ तो करना नहीं है, आपको देखना था बस, आपको प्रूफ थोड़ी करके दिखाना है। एक नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन से टिक करना है भाई। इसका देखो, अब सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है कि पहले वाले दो साइड और इसका पहले वाले दो साइड का रेशियो, इसके बाद वाले दो साइड, इसके बाद वाले दो साइड का रेशियो, और इसका शुरू और लास्ट वाला और इसका शुरू और लास्ट वाले के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से याद करोगे तो याद रह जाएगा आपको। उन्होंने मेरे से क्या बोला है, ए बी का वैल्यू दे रखा है, मैंने पुट कर दिया 5, डीसी का वैल्यू दे रखा है, पुट कर दिया 2, ओबी का वैल्यू दे रखा है, पुट कर दिया 3। अरे ओसी ही तो पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 अपॉन में कितना आ जाएगा 5। ओसी कितना हो गया, डी 6 अपॉन में 5, यही आपका आंसर है। ठीक है, आप कुछ गलत तो नहीं पुट कर दिया ना? ओसी इज इक्वल टू 3 2 जा 6 अपॉन में 5 ही तो होगा, गलत मल्टीप्लाई कर दिया क्या? ए बी ओ, ए बी ओ डी सी ओ के बराबर होगा, ए बी ओ डी सी ओ के बराबर होगा। तो ए बी अपॉन में जो डी सी होगा, ए बी अपॉन में जो डी सी होगा, ए बी अपॉन में जो डी सी होगा, ठीक तो है, 6 अपॉन में 5 ही तो होगा। ठीक है भाई, भाई इन दोनों का जो रेशियो होगा, ए बी अपॉन में जो डी सी होगा, पहले वाले और दूसरे वाले का रेशियो पहले वाले दूसरे वाले के तो बराबर होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? कौन बोल रहा है भाई 15 अपॉन में 2? 15 अपॉन में 2 नहीं होगा, 6 अपॉन में 5 होगा। ठीक है, 15 अपॉन में 2 नहीं होगा, 6 अपॉन में 5 होगा। चलो 30 नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई विद द लाइन। वाई विद द लाइन बोल रहा है इंटरसेक्शन है भाई, इंटरसेक्शन मुझे नहीं पता। वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, बिल्कुल सही बात है। चलो थोड़ा और चेक कर लेते हैं। उन्होंने बोला ये इंटरसेक्शन है, इसका मतलब इसमें पुट करने पे इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। कल ही बताया था भाई, 3 के एक्स की जगह पे 0 पुट करो, 2 की जगह पे 2 वैल्यू पुट करो। ये एक्स का वैल्यू होता है, ये वाई का वैल्यू होता है। तो 3 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, प्लस 2 2 जा 4 आएगा। देखो 4 के बराबर आ गया, इधर भी 4 के बराबर आ गया, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, असर्शन सही है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, डी हटा दिया हमने। बोला उन्होंने कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2। भाई एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है ना, वो वाई का वैल्यू होता है। याद कर लो, एक्स लिख लो, कॉपी में लिखो, एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। वाई का जो वैल्यू होता है वही किसी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होता है। ठीक है भैया, समझ में आया? जल्दी बताओ। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन क्या एसर्शन और रीजन के बीच में कोई आपको वो दिख रहा है, क्या बोलते हैं उसको, कोई रिलेशन वगैरह दिख रहा है? बताओ। कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, मतलब रिलेशन नहीं है, है सही आप भाई, आप ठीक हो, लेकिन रिलेशन आपका नहीं बन रहा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आते हैं, बोल रहा है द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अरे वाह, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, भाई ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। उन्होंने बोला ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2, -5, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 5, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बिल्कुल जो बीच में आ रहा है, इसको ओरिजिन बोलते हैं, मिड पॉइंट बोल लो। तो मिड पॉइंट का आपको निकालना है। मिड पॉइंट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, x1 में x2 को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 में -2 जोड़ोगे तो 0 अपॉन में 2 आएगा, कॉमा 5 में 5 जोड़ोगे तो 0 अपॉन में 2 आएगा। तो आंसर कितना हो गया, 0, 0। इससे बेसिक क्वेश्चन क्या मांगोगे आप पेपर में? इससे बेसिक क्वेश्चन क्या मांगोगे? सिंपल क्वेश्चन था ना भाई, दिमाग भी तो नहीं लगाना था। उन्होंने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो बीचों बीच काटे। भाई बीचों बीच जो काटता है उसी को तो मिड पॉइंट बोलते हैं ना। मिड पॉइंट का मतलब बीचों बीच है, सी पॉइंट इसका ए बी का मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 0, 0। चलो बढ़िया, आ रहे हैं समझ में सब कुछ?
अब ये वाला क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा जूम करते हैं और इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। उन्होंने बोला 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। भाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री होता कितना है? साइन स्क्वायर 30 होता है 1/2। अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लो, 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई 1/4 आएगा। हाँ, आएगा ना? समझ में आ रहा है? 3 इंटू कितना आ जाएगा? 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 ही तो आने हैं, कुछ अलग थोड़ी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/2 का स्क्वायर करोगे, सॉरी 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा। अच्छा, माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो 4 इंटू कॉस 60 कितना होता है? जो साइन 30 होता है। भाई जो साइन 30 होता है वही तो कॉस 60 होता है, कुछ अलग थोड़ी होता है। साइन 30 जो होता है वही तो कॉस 60 होता है ना? तो कॉस स्क्वायर जो 60 डिग्री है वो भी तो आपका 1/4 होगा। अब सॉल्व भी कर सकते हो यार, सॉल्व नहीं करने का मैंने, देखो दोनों में से 1/4 माइंड में कॉमन निकाल लो। 3 में से 4, देखो 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 3 में से 4 गया, -1 आएगा, -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -1/4 आएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 4 से 4 काट के आप सॉल्व नहीं कर सकते थे, फिर भी कर सकते थे। थोड़ा आपका 1-2 सेकंड, 5 सेकंड जो भी बच रहा है उतना तो बच जाएगा ना कम से कम ऐसे टाइम, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उन्होंने बोला 5 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, 5 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप बताओ। आप एलसीएम वगैरह लेके करोगे ना इस क्वेश्चन को सॉल्व? इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल तरीका बताऊं। आप 5 कॉमन निकालो बेटा, कॉमन से आसान तरीका कुछ नहीं होता। तो ये 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉट स्क्वायर को आपके माइंड में चलना चाहिए कि कॉट स्क्वायर टेन का उल्टा होता है। टेन साइन अपॉन में कॉस होता है, तो कॉट जो होगा वो कॉस अपॉन में साइन होगा, तो भैया साइन चला जाएगा ऊपर। -1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। बताओ, क्लियर है? भाई ये 5 हो गया, ये आपका नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। कितना आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा -1 तो किसका फॉर्मूला होता भी नहीं है। लेकिन बेटा अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लूं, मतलब इसको -5 बना दूं, तो आपको पता है ऊपर 1 जो है वो प्लस में बन जाएगा और साइन जो है वो माइनस में बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है भाई? ये फॉर्मूला होता है आपका -5 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे भी क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, आंसर कितना हो गया? -5। लो जी, ऑप्शन नंबर डी इधर साइड में कर देता हूं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। अरे डी नहीं है भाई, ओ सॉरी, डी नहीं, डी नहीं, डी नहीं, डी नहीं, डी नहीं, डी नहीं, डी, सी है, सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या है भाई? ऑप्शन नंबर, अबे यार ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी है ना, छुप गया वो। बी इज करेक्ट। बी क्या होगा भैया? सही होगा। बी क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 16 क्वेश्चन हो गए। 16 क्वेश्चन हो गए। काफी कम टाइम, कितना टाइम ले लिया हमने? 1 मिनट टाइम देखने दो, कितना टाइम ले लिया भाई? 16 क्वेश्चन करने में कितना टाइम ले लिया? 20-25 मिनट, 30 मिनट ले लिया। ओ भाई साहब, गजब, वेरी गुड। चलो चलो, काफी टाइम ले लिया हमने, बहुत टाइम। चलो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये पहले इसको हटाओ मार्कर को ऊपर से। चलो 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ओपी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ओपी इज अ ओपी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ओपी जो है वो टेंजेंट है, ठीक है जी, मैं बना लेता हूँ। ओपी नहीं बेटा, क्यूपी। ये सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ क्यू पॉइंट है, क्यू से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है पी और क्यू। उन्होंने बोला क्यू से ओ को मिला दो, मैंने क्यू से ओ को मिला दिया। ओ पी क्यू आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है जी। ओ पी क्यू उन्होंने बोल दिया आइसोसेलेस है। ओ पी क्यू आइसोसेलेस का मतलब आप जानते हो क्या कहना चाह रहा है वो ओ पी क्यू आइसोसेलेस का मतलब आपको पता है क्या कहना चाह रहा है वो ओ पी क्यू आइसोसेलेस का मतलब कहना चाह रहा है बेटा कि ये जो ओपी है ना वो ओ क्यू के बराबर है। ओपी ओ क्यू के बराबर है। आपको थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये जो ओपी है ना वो ओ क्यू के बराबर नहीं हो सकता। ओपी जो है वो ओ क्यू के बराबर नहीं हो सकता, तो क्यूपी जो है वो ओ क्यू के बराबर होगा। ये दोनों बेटा छोटे बड़े साइड होंगे हमेशा, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो ये दोनों ही बराबर होंगे। अब अगर अच्छा छोड़ो जो भी बराबर हो, मुझे नहीं पता। अगर ये 90 डिग्री है, भाई रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता है रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है।
अच्छा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं, ये भी आप जानते हो। तो आप मुझे बताओ अगर ये 90 है तो इन दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। भाई ये जो एंगल है ये वाला, रुको कलर चेंज करने दो। मैं ये बोल रहा हूँ, दिखेगा देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला एंगल मेरे भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए, और दोनों बराबर है, तो बराबर है तो 90 को दो हिस्सों में बांट दो तो भैया 45 45 हो जाएगा। अरे समझ रहे हो बात मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई एक ट्रायंगल है, उसमें से एक एंगल 90 निकल गया, तो बाकी दो को जोड़ने पे 90 आना चाहिए ना। और बोल रहे बाकी दोनों एंगल इक्वल है, क्यों? क्यों इक्वल है? क्योंकि ऊपर आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं, तो दोनों एंगल इक्वल है तो भैया बराबर बराबर में बटेंगे, तो बांट दो 45 45 में, कुछ करना थोड़ी था। अब 80 नंबर जैसे क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है अ सिलेंड्रिकल वेसल 32 सेंटीमीटर हाइट एंड 80 सेंटीमीटर एट द रेडियस ऑफ बेस इज फिल्ड विथ सैंड। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, 32 सेंटीमीटर हाइट है, 18 सेंटीमीटर रेडियस है। भाई 32 हाइट है, 18 सेंटीमीटर रेडियस है। बोल रहा है इसको एम्प्टी किया जाता है, कोनिकल हिप में भरा जाता है, कोनिकल हिप दे रखा है, रेडियस निकालना है। अच्छा ये देखो, एक बात याद रखना, जैसे मान लो आपकी बॉटल में आपने पानी रखा है और बॉटल से पानी निकाल के आपने मान लो मग में रख दिया, या बॉटल से पानी में निकाल के आपने बाल्टी में रख दिया। तो बेटा अगर अगर किसी मान लो किसी ग्लास में अगर पानी भरा हुआ है और उसी को आपने बॉटल में रखा और बॉटल में भी पूरा पानी भर गया, ग्लास में भी पूरा भरा हुआ था, बॉटल में भी पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब पता है क्या है? कि दोनों का वॉल्यूम सेम है। इसका मतलब मेरे से वो क्वेश्चन कहना चाहता है कि वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है ना, क्योंकि आपने क्या किया, सिलेंडर में रेत भरा हुआ था, उस रेत को निकाला और बाल्टी में डाल दिया और बाल्टी भी भर गया पूरा। अरे भाई सिलेंडर सिलेंड्रिकल वेसल था, उसमें रेत भरा हुआ था, उसमें से निकाला और किसी और बर्तन में आपने डाल दिया, किसी और वेसल में डाल दिया और वो भी पूरा भर गया। इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर है। एक लाइन का क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अरे होता है नहीं होता? होता है ना, पाई से पाई कट गया। सिलेंड्रिकल का रेडियस कितना है? 18, तो लिख दो 18 गुने 18 गुना हाइट कितना है? 32। इधर लिखो जरा कोन का हाइट कितना है? तो 1/3। अच्छा ये 3 जो डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में ही जाने हैं उसको, ठीक है। रेडियस निकालना है, ठीक है जी। हाइट कितना दे रखा है? 24। कितना दे रखा है? 24। भाई 8 से कट करो, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, खत्म। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? इसको तोड़ो जरा। भाई 18 को क्या लिख सकते हो? 9 इंटू 2। 18 को, अच्छा छोड़ो ये सब छोड़ो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, रूट ही लगाना है ना भाई। क्या लगाना है हमें? रूट ही तो लगाना है, रूट लगा देते हैं। चलो रूट लगाना है तो उन्होंने बोला 18 इंटू 4। भाई दो 18 का पेयर बन रहा है, एक 18 बाहर निकल गया, 4 का रूट कितना होता है? 2, 18 टू जा कितना हो गया? 36, और यही आपका कितना हो गया? रेडियस हो गया। क्लियर है भाई? समझ में आया? वॉल्यूम वॉल्यूम निकालने मत बढ़ जाना, इसका वॉल्यूम 10,000 कुछ करके आएगा, वो निकालते रह जाओगे। 10,368 आता है, फिर इधर इधर निकालोगे तो इधर 1296 आएगा इसका रेडियस, फिर 1296 का फिर रूट निकालोगे तो 36 आएगा। भाई मेरे एमसीक्यू कर रहे हो, 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं कर रहे हो कि 2 पेज में आप क्वेश्चन लगो करने। एमसीक्यू कर रहे हो, एमसीक्यू को एमसीक्यू के हिसाब से ही लिया करो और जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व किया करो। ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां दिमाग लगाना है वहां लगाओ, जहां नहीं लगाना वहां क्यों लगाना दिमाग, है ना भाई? एक बर्तन से निकाल के दूसरे बर्तन में रख रहे हैं तो वॉल्यूम बराबर होगा, दोनों का वॉल्यूम लिख दिया, पाई से पाई कट गया, पाई की वैल्यू पुट ही नहीं करनी, बाकी की वैल्यू पुट कर दिया, इधर उधर भी नहीं जाना, वहीं पे कट्टम पिट्टम मचा लो। भाई लेफ्ट आरएचएस और एलएचएस में अगर सेम नंबर है और दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं तो कट कर दो उन्हें, क्या फर्क पड़ता है? अब देखो इस क्वेश्चन को निकालने के एक तरीके ये हैं कि आप इसको निकालो भैया, फॉर्मूले वगैरह पे निकालो, जो करना है करो। इन्होंने मेरे से मीन और मोड पूछा है भाई। क्या पूछा है उन्होंने? मीन और मोड पूछा है। मैं अप्रोक्सीमेशन से इसका आंसर बता सकता हूं। मैं कैसे बता सकता हूं अप्रोक्सीमेशन से? आपको समझाता हूं। देखो उन्होंने मेरे से मीन और मोड पूछा है, मीन और मोड पूछा है, तो उन्होंने मेरे से जब मीन और मोड पूछा है ना भैया, मीन जो होता है ना वो इनके बीच वाला नंबर होगा। कितना होगा? बीच वाला होगा। तो बीच वाला नंबर जो है ना, 1 2 3 4, 1 2 3, मतलब ये वाला बीच वाला है। तो मीन जो आएगा ना बेटा वो 60 और 80 के बीच में आएगा। मीन 60 और 80 के बीच में आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। मीन 60 और 80 के बीच में आएगा तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। मोड का मतलब वो होता है कि कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। भाई कोई भी नंबर
कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको हम देखो, आप एक तो फॉर्मूले से इसको निकालोगे, मैं अप्रोक्सीमेशन से आपको निकाल के बता रहा हूँ, आप टाइम देखना कितना बचेगा। मैंने आपको बोला कि मोड आपको निकालना है, चलो एक तो आंसर हमने हटा दिया कि मीन नहीं हो सकता, क्योंकि मीन 60 और 80 के बीच में आएगा, ये 50 पॉइंट दे रहा है तो ये तो आंसर नहीं होगा। 60-80 के बीच में आएगा मतलब 60.67 भी नहीं हो सकता, काफी पास है ये। तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा, सी और डी तो नहीं होगा भाई। क्लियर है? आप पेपर में ऐसे कर सकते हो। उन्होंने बोला मोड निकालने के लिए, मोड का मतलब क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। अच्छा 65.32 आपको कोई नंबर दिखाई दे रहा है? यार ये कोई नंबर थोड़ी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो आंसर कितना होगा आपका 65। ठीक है, तो 19 का क्या होगा बेटा आंसर, 19 का ए होगा। 65.32 कोई नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट हो भाई। 60 से लेकर 80 60 बार बार रिपीट हो सकता है, 61 हो सकता है, 62 हो सकता है, 63 हो सकता है, 64 हो सकता है, 65.32 नहीं होगा ना। अगर मुझे अगर सिर्फ मोड से ही हटाना होता ना, तो मैं पॉइंट वाले लास्ट के तीनों हटा देता, आंसर आपका ए करेक्ट हो जाता, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। उन्होंने बोला 20 नंबर क्वेश्चन में कि एक बैग है जिसमें 1 से लेके 100 तक कार्ड रखे हुए हैं। एक बैग है जिसमें 1 से लेके 100 तक कार्ड रखे हुए हैं। एक बैग है जिसमें 1 से लेके 100 तक बेटा कार्ड रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? एक बैग है जिसमें 1 से लेके 100 तक कार्ड रखे हुए हैं। एक बैग है जिसमें 1 से लेके 100 तक कार्ड रखे हुए हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है? 1 से लेके 100 तक कार्ड रखे हुए हैं। क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहे हैं? चलो हटा दिया। आगे बोल रहा है आपका कि 1 से लेके 100 तक कार्ड रखे हुए, एक कार्ड को उसमें से निकाला गया, वो जो कार्ड हो वो परफेक्ट क्यूब हो। भाई कौन कौन से नंबर है जो परफेक्ट क्यूब होते हैं? वो 60 से छोटे होते हैं। एक तो 1, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ये बड़ा आ गया, इसको हटा दो। मतलब ये 4 नंबर ही ऐसे हो सकते हैं जो 1 से लेके 100 के बीच में आते हैं और ये किसी ना किसी का परफेक्ट क्यूब होते हैं। तो 4 अपॉन में टोटल नंबर कितने आपके पास? 100। 4 को भैया 100 से डिवाइड करो, 1 अपॉन में 25 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बताओ, समझ में आया भैया? जल्दी बताओ, जल्दी समझ में आया है ना? पूरे 1 घंटे की क्लास हो गई है, 10 मिनट आपको और करवा देता हूँ, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 5 6 क्वेश्चन जितने हो जाएंगे। 10 मिनट में आपको और क्वेश्चन में करवा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? चलो फटाफट देख लो, बस 10 मिनट और, 10 मिनट और दे दो। 10 मिनट और आपको जितने क्वेश्चन होते हैं उतने क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है भाई, चलो। उन्होंने बोला ए इज रेशनल नंबर और बी इज इरेशनल। ए रेशनल है, बी इरेशनल है। भाई मान लो ना, अपने मन से मान लो कि ए रेशनल है, 3 रेशनल है, √3 इरेशनल है। भाई 3 रेशनल है, √3 इरेशनल है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो रेशनल प्लस इरेशनल जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। अब बताओ ना, 3 प्लस √3 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर ही तो है। आप प्रूफ करते हो ना कि इरेशनल नंबर। अभी देखो, अभी वीडियो आएगा। ठीक है, ये जैसे ही खत्म होगा उसके बाद वीडियो आएगा, उसमें आप देख लेना, उसमें मैं इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करना सिखाऊंगा, तो उसमें जाके आप देख सकते हो। उन्होंने बोला 120 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में करना है। भाई प्राइम फैक्टर मतलब 15 प्राइम तो नंबर नहीं होता, तो ये नहीं होगा आंसर। 8 प्राइम नंबर नहीं होता, ये आंसर नहीं होगा। 10 प्राइम नंबर नहीं होता, ये नहीं होगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? अरे देखो ना, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया। उन्होंने बोला प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए। 15 प्राइम फैक्टर थोड़ी होता है, 15 नहीं होता प्राइम नंबर भाई। 8 प्राइम नंबर नहीं होता, 8 किसी के टेबल में आता है, 10 भी नहीं होता, तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उन्होंने बोला इसके रूट इक्वल होने चाहिए। अभी तो हमने निकाला था, नहीं निकाला था, कोई नहीं, निकाल लेते हैं भाई। रूट इक्वल होना चाहिए, रूट इक्वल होना चाहिए मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होना चाहिए। भाई बी कितना है? एक्स के साथ वाले को बी बोलते हैं। 6k का स्क्वायर करोगे 36k स्क्वायर आएगा। -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 9। सी का वैल्यू कितना है? 4 इज इक्वल टू कितना है? 0। अब बताओ जरा, 36k स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36 इंटू 4 आएगा। 36 से 36 को कट कर दो भाई, के का वैल्यू कितना आ गया? √4। √4 का वैल्यू कितना होता है? +-2। तो 2 और -2 इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। अरे आ रहा है समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत है भाई? है ना? अच्छा 36 में 4 को मल्टीप्लाई करो 144 भी लिख देता, लेकिन ये दिख रहा है कि 9 4 जा 36 आ रहा है। 36 से हम 36 को कट कर सकते हैं, तो क्यों इतना करना? 36 कट हो गया, के का वैल्यू √4 हुआ, √4 कितना हो गया? +-2। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये दोनों इनकंसिस्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन बेटा बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 1/5 जो होगा वो इक्वल होगा 2/के के। 2/के का वैल्यू कितना आ गया? 10।
फिर से रिपीट कर देता हूँ, A1 अपॉन में A2 जो होगा वो B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2 के बराबर होता है। ठीक है भाई, इनकंसिस्टेंट के केस में A1 अपॉन में जो A2 होता है वो B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 के क्या होता है, बराबर होता है। नहीं, A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 के बराबर होता है, C1 अपॉन में C2 के बराबर नहीं होता है, C1 अपॉन में C2 के बराबर नहीं होता है, इसीलिए तो इसीलिए तो ये इनकंसिस्टेंट है भाई, इसीलिए तो इसके पैरेलल लाइन होते हैं, इसीलिए तो इसका नो सॉल्यूशन होता है, पैरेलल लाइन होते हैं। तो A1 अपॉन में A2 किसके बराबर होता है, B1 अपॉन में B2 के। साथ मैंने ऊपर गलत बोल दिया था भैया, इनकंसिस्टेंट के केस में A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 के बराबर होगा, C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शायद ऊपर मेरे को रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलत बोल दिया था। ठीक है, A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 के इक्वल होगा और C1 अपॉन में अगर C2 के इक्वल होगा तो ये कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब इसका वैल्यू निकलेगा और इसके इनफाइनाइट वैल्यू निकलेंगे। ठीक है, अगर A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 के इक्वल है लेकिन C1 अपॉन में C2 के इक्वल नहीं है तो ये भैया इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब इसके वैल्यू नहीं निकलेंगे। क्लियर है ब्रो? चलो 5 नंबर क्वेश्चन कितना हो गया, बोल रहा है एक इक्वेशन 3 है भाई, एक रूट 3 है। अब एक रूट 3 इनमें से किसका किसका हो सकता है? अब तुम खुद बता दो भाई, एक रूट 3 इनमें से किसका किसका हो सकता है? मुझे नहीं पता एक रूट 3 किसका होगा, आप वैल्यू पुट करके देख लो। जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, वैल्यू पुटिंग का यूज करो। अब 3 सब में पुट करके देख लो, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। ठीक है भाई, एक रूट 3 है तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट को हम जीरोज भी तो बोलते हैं ना। जीरोज का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू जो इक्वेशन है पुट करने पे आंसर 0 के बराबर दे दे। जरा 3 पुट करो तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6 इज इक्वल टू, देखो 9 और 6 15, 15 में से 15 गया 0, यही आंसर होगा। अब बाकी किसी में पुट कर लो, आंसर नहीं आएगा भाई। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 5 इंटू 3 15 माइनस 6, 9 में से 6 गया -15 -3 -18 आया, देखो 0 नहीं आया तो ये भी नहीं होगा। अब सब में पुट करके देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर पहले में ही पुट किया और पहला ही आंसर आ गया, तो फिर आगे चेक करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, हमें टाइम बचाना है। बेटा कॉलिनियर का केस याद रखना, कॉलिनियर के केस में क्या होता है कि अगर ये मान लो मैं ए पॉइंट मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी मान लूं, तो कॉलिनियर ये बोलता है कि अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं तो वो कॉलिनियर होता है। इसका मतलब ए बी प्लस जो बी सी है, अब देखो ना ये छोटा हिस्सा दोनों को जोड़ोगे तो ये बड़ा हिस्सा आना चाहिए ना। ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के बराबर आता है तो वो आपका पॉइंट कॉलिनियर होता है, अदरवाइज कॉलिनियर नहीं होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पिछली बुक में आपको पढ़ना था, अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है बेटा एक ही लाइन में, तो क्या इन तीनों को मिला के कोई एक ट्रायंगल बन सकता है? नहीं। तो जब कॉलिनियर होते हैं ना, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कितना होता है ब्रो? 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 0। और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप मेरे साथ साथ याद कर लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है फॉर्मूला 1/2, कितना होता है? 1/2 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2 इंटू भाई x1 को ले लो, x1 को लो तो y2 में से y3 को माइनस कर दो, फिर इसके बाद में x2 को लो तो y3 में से y1 को माइनस कर दो। 1 2 3 2 3 1 और फिर 3 2 1, जैसे x3 लिया तो x3 लिया तो 3 के बाद क्या आएगा 1, तो y1 में से y2 को माइनस कर दो। ठीक है, ये किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर आ रहा है तो ये आपका क्या होगा? कॉलिनियर होगा। आप वैसे वैल्यू भी निकाल सकते हो यहां से, इसकी अगर वैल्यू निकालोगे तो भैया a में से 0 जाएगा तो a आएगा, b में से 0 जाएगा तो b आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा √a² प्लस b²। ठीक है भाई, इन दोनों की वैल्यू निकालोगे तो ये x माइनस 0 x आएगा, y में से b जाएगा प्लस x प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ लो तो x में से a जाएगा तो √, कितना हो जाएगा? x माइनस a का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ऐसे करके निकालोगे, काफी लंबा चला जाएगा आंसर, इसीलिए मैं आपको ट्रायंगल वाला मेथड सिखा रहा हूँ। भाई ट्रायंगल वाले मेथड में कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करना है। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो भैया। यहाँ पे देखो ये 1/2 हो गया, x1 की वैल्यू कितनी है भैया? a, y2 कितना है?
बी, y3 कितना है, y प्लस x2 कितना है, 0, तो 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। x3 कितना है, x, y1 कितना है भैया, 0, y2 कितना है, b। कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 0 के बाद चाहिए, ये 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब सिर्फ आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है देख लो, ये 2 डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा। a में b से मल्टीप्लाई करो, ए बी माइनस ए वाई, क्योंकि ये एमसीक्यू है बेटा इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट बता रहा हूँ, नहीं तो पूरा आपको लिख के बताता। एक्स में 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो इसको बनाओ आप माइनस, इसको बनाओ माइनस, क्या बनाओगे इसको, इसको बनाओ आप माइनस, तो ये हो गया माइनस। ठीक है, ये हो गया माइनस, क्या हो गया ये हो गया आपका, ये हो गया माइनस। ठीक है, एक्स में बी से करोगे तो कितना आएगा, बी एक्स इज इक्वल टू 0, ए बी, हट जा भाई, क्या आ रहा है, ए बी माइनस ए वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, बी एक्स। ए बी माइनस ए वाई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, बी एक्स। यहां से अगर आप चाहो तो ए बी ए बी ए बी ए बी कुछ और है क्या, ए बी इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई, ये होगा ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है, कि आंसर तो कुछ भी हो सकते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 1, वन वाला तो नहीं होगा, वन तो आया ही नहीं है हमारा, इन्हीं दोनों में से होगा कोई। ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी, ए वाई प्लस देखो देखो देखो, यही तो आया हमारा, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। तो बेटा ट्रायंगल वाले मेथड से ना आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ये सी जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा ट्रायंगल मेथड क्या होता है मैं फिर से समझा देता हूँ। 1/2 इंटू एक्स वन ले लो, 3 पॉइंट है ना बेटा, ये 3 पॉइंट है। मैं थोड़ा सा इरेज करके आपको सब कुछ बताता हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 पॉइंट है, इसको इरेज कर लो कि यहाँ पे कुछ है भी। ठीक है, इसको इरेज कर लो, ये सब इरेज कर लो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि ये आपका x1 होता है, ये आपका पता है y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये x3 होता है और ये आपका y3 होता है। तो फॉर्मूला होता है 1/2। पहले x1 को लिख दो, और x1 को आपने लिख दिया ना, तो y में 1 को अब मत लिख लो, y में से 2 में से 3 को माइनस कर दो आगे वाले को। फिर x2 को लिखो, तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो y3 में से फिर y3 के बाद में फिर राउंड होगा तो y1 माइनस हो जाएगा। फिर बोला जाता है कि x3 को लिख दो, तो आप लिख दो x3, और x3 के साथ वाला जो है वो मत लिखो, तो y1 लिखो, और फिर उसमें से किसको माइनस कर दो, y2 को। ये अगर 0 के बराबर आएगा, कॉलिनियर के केस में क्योंकि ट्रायंगल नहीं बनता है ना, तो किसके बराबर आएगा, ये 0 के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर टाइम कंज्यूमिंग हुआ तो फिर नेक्स्ट पार्ट में करें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं वैसे, उन्होंने बोला एबीसी और डी ई एफ और एबीसी जो है वो सिमिलर है। पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर के लिए आपको तीनों साइड पता होने चाहिए। भाई पेरीमीटर के लिए आपको तीनों साइड क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। डी ई एफ का पेरीमीटर निकालना है, आपको पता है तीनों साइड, भाई ई एफ पता है, ये डी ई एफ है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ई एफ कितना दे रखा है, 4। बाकी कुछ पता है हमें, नहीं पता। ए बी सी का तीनों पता है, हाँ ए बी सी तीनों पता है, देखो ए बी सी तीनों पता है, डी ई एफ ए बी सी, ए बी सी। ए बी कितना है भैया, 3, बी सी कितना है, 2, और सी ए कितना है, 2.5। कुछ नहीं है क्वेश्चन में यार, देखो 2 का डबल 4 है ना, तो 3 का डबल 6 होगा, 2.5 का डबल 5 होगा, तीनों को जोड़ दो, 6 5 11 और 4 कितना होता है, 15। अरे देखो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है ना तो उनका रेशियो बराबर होता है, तो 2 का डबल 4 है, देखो ना कंपेयर करो, 2 का डबल 4 है तो 1:2 है, तो भैया यहां भी 1:2 होगा, और ये वाला भी साइड 1 कितना होगा, 2 होगा। 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4। आपसे डी एफ का पेरीमीटर पूछा गया, 6 5 11 और 4 15 आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है डीई बीसी के पैरेलल है। भाई डीई बीसी के पैरेलल है, बीपीटी थ्योरम लगा दो। बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है कि छोटा मतलब एडी ये वाला साइड अपॉन में डीबी, अपॉन में जो डीबी है वो बराबर होगा एई अपॉन में इसी के। बीपीटी थ्योरम याद है ना, नहीं याद है तो बेटा करके जाना, पेपर में आने वाला है बीपीटी, ध्यान से। बीपीटी थ्योरम पेपर में पूछा जाएगा 3 मार्क्स में, खास करके बेसिक वालों जरूर करके चले जाना। एडी का वैल्यू होगा 3, डीबी 4, एई नहीं पता, ईसी 3,
भाई 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ना, 3 3 जा 9, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 10 आएगा, 4 2 जा 8, 2 आएगा, 4 5 जा 20, 2.25 सेंटीमीटर आंसर आएगा। क्लियर है भाई? अरे बताओ जल्दी, क्लियर है? जल्दी बोलो। ये वाला क्वेश्चन देखो, PQ पूछ रहा है आपसे, PQ पूछ रहा है, क्वेश्चन में कुछ है, PQ पूछ रहा है, जल्दी बताओ। रेडियस 12 दे रखा है, OQ 20 दे रखा है, PQ पूछ रहा है। ये 90 डिग्री होता है, तो 90 सामने वाला ये हाइपोटेनस है, तो भैया सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 20 का स्क्वायर मतलब 400 में से 12 का स्क्वायर 144 माइनस कर दो। आपको अगर नहीं याद है तो आप याद कर लो भैया, 12 16 और 20 का रिलेशन होता है, 12 16 और 20 का रिलेशन होता है, ठीक है। रूट अंडर कितना आ जाएगा भैया, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 कितना हो जाएगा 16, 16 आपका आंसर होगा, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो भाई दो हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, भूल गया क्या मैं, अरे नहीं यार, चार, अरे यार 4 और 3 और 5 का रिलेशन होता है, तो आप देखो क्या किया है उन्होंने, एक को 12 बना दिया, मतलब 3 में 4 से गुना कर दिया, 5 में उन्होंने 4 से गुना कर दिया, तो 5 चौका 20 हो गया, 3 चौका 12 हो गया, तो भैया इसमें भी आप 4 से गुना कर दो, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, एक साइड 16 हो गया, एक साइड 12 हो गया, एक साइड 20 हो गया। डायरेक्ट आप ओरल कर सकते थे क्वेश्चन को। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो ये देख लो, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर आपसे, सॉरी बेस आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है, तो बेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस 20 है, 20 का स्क्वायर 400 माइनस परपेंडिकुलर 12 है, 12 का स्क्वायर 144, रूट अंडर 256 आ गया। और यहीं पे आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, ज्यादा करूंगा फिर आप वीडियो देखोगे नहीं, तो बेटा अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो। ऐसे ही करके हम पूरा क्वेश्चन करेंगे और फिर आपको एक एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको करवा दूंगा। इसके पहले मैंने पिछले साल जो क्वेश्चन करवाए थे, अगर आपको सीरियस हो बिल्कुल पढ़ने में तो आप उस क्वेश्चन को चेकआउट कर लो, आपका कंसेप्ट वाइज डाउट्स कंसेप्ट क्वेश्चन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। टॉप 15 जो क्वेश्चन की सीरीज मैंने पिछले साल करवाई थी वो आप देख सकते हो। अदरवाइज अभी जो हो रहा है ये आप देखो, इसको सॉल्व करो, कॉपी पेन लेके नोट करो। आपको पीडीएफ जैसे ये पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके लिंक को आप देख सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा लिंक, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं बेटा पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही होगी, अच्छी चलने भी चाहिए, और मेहनत लगा के मेहनत करो, क्योंकि 15-20 दिन ही बचे हुए मैथ्स के पेपर में। मैथ्स आपका सबसे डिफिकल्ट लगता है, पिछले साल लास्ट में था, इस साल पहले है, तो मैथ्स का पेपर डिसाइड कर देगा आपके कॉन्फिडेंस को। अगर मैथ्स का पेपर अच्छा गया तो मान के चलो बाकी पेपर तो आपके अच्छे चले जाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा। तो मैथ्स के पेपर पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, जितना पढ़ाता हूँ उतना कंप्लीट करो, बाकी सब कुछ पेपर में आपको पता चल जाएगा आपने कितना पढ़ा है। मजा आ जाएगा आपको पेपर देख के, जब आप पेपर में बैठोगे पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो तो करके हम आए हुए हैं, ठीक है। तरीका अगर नहीं भी करके आओगे तो तरीका आप यहाँ से सीख के ऐसे जाओगे जहां से आप मिनिमम टाइम है, जहां आपके बगल वाला बैठा हुआ बच्चा पूरे क्वेश्चन को मान लो 40 मिनट 45 मिनट में कर रहा है, वहीं आप 20 क्वेश्चन को 15 मिनट 20 मिनट में कर लोगे। अभी मुझे समझाना है इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो अदरवाइज क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने हो ना, आपको थोड़ी एग्जाम रूम में बैठ के समझाना है, आप तो खुद से आपको समझना है, माइंड में ही कैलकुलेट करना है, तो आप जल्दी जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। और हाँ, दोस्तों में शेयर जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। और अपने छोटे भाई बहन में इस चैनल को शेयर कर देना जो 9th क्लास में है, और अपने दोस्तों में जो 10th क्लास में है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।